नमस्कार। काम के बाद के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके रिटायरमेंट लाइफ और उससे जुड़े पहलुओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रिटायरमेंट लाइफ को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला सिंपल रिटायरमेंट लाइफ, दूसरा हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। सिंपल रिटायरमेंट लाइफ में आपके पास कोई प्लानिंग या निवेश नहीं होता है। आप रिटायर्ड हो जाते हैं, बस हो जाते हैं। क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल में देखा जाए तो ऐसे में आप रिटायर्ड हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपके मेडिकल खर्चे बढ़ जाते हैं, आपके दैनिक जीवन के खर्चे बढ़ जाते हैं। इन सारी ज़रूरतों के खर्चों को पूरा करने के लिए आपको या तो फिर से वापस काम पर लौटना पड़ता है या आप अपने परिवार पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में आपकी रिटायरमेंट लाइफ खुशहाल तो नहीं होती। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ में आपके पास एक अच्छा पेंशन प्लान होता है, जिससे आपको निर्धारित मासिक पेंशन मिलता है, जिससे आप अपने दैनिक ज़रूरतों के खर्चे स्वतः उठा सकते हैं। आप अपने उम्र के साथ बढ़ते मेडिकल खर्चों को उठाने में सक्षम होते हैं। आप अपना वीकेंड प्लान कर सकते हैं, आप अपना हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। आप खुशहाल होते हैं। आप अपने परिवार या बच्चों पर बोझ नहीं बनते हैं। अंततः आप अपने रिटायरमेंट लाइफ से संतुष्ट होते हैं। रिटायरमेंट लाइफ को हैप्पी बनाने का सबसे सरल तरीका है रिटायरमेंट की प्लानिंग करना। आइए समझते हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे की जाती है। रिटायरमेंट प्लानिंग में कुछ चीज़ें समाहित होती हैं, जैसे अपने रिटायरमेंट के बाद के खर्चों का आकलन करना, खर्चों के आकलन के अनुपात में निवेश करना, एक अच्छी रिटायरमेंट स्कीम चुनना, अनुशासित होकर निवेश करना। रिटायरमेंट के बाद के खर्चों का आकलन करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना होगा कि अभी आपके रिटायरमेंट में कितने वर्ष शेष हैं। उसमें महंगाई दर से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए समझते हैं एक अच्छी रिटायरमेंट स्कीम कैसे चुनें। एक अच्छी रिटायरमेंट स्कीम चुनते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जैसे अच्छी रिटायरमेंट स्कीम आपको लंबे समय तक सुरक्षित निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। चूंकि आप रिटायरमेंट स्कीम चुन रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए स्कीम वही चुनें जहां लंबे अवधि में कम जोखिम के साथ आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। स्कीम ऐसा हो जो आपको विशेष परिस्थिति में ही पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि अगर आप निवेशित रहने के दौरान पैसे निकालते हैं तब आपको कंपाउंडिंग का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे आप बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करने से चूक जाते हैं, जिसका प्रभाव आपके पेंशन पर पड़ता है। इसलिए निवेश के मध्य में पैसे ना निकालने में ही समझदारी है, क्योंकि आप जितना अधिक समय देंगे उतनी बड़ी राशि इकट्ठी होगी। जितनी बड़ी राशि इकट्ठी होगी उतना ही अधिक आपका पेंशन बनेगा। अब सवाल उठता है, क्या हमारे पास ऐसा कोई प्लान मौजूद है? इसका उत्तर है जी हाँ। नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जिसे वर्ष 2009 में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खोल दिया गया। आइए समझते हैं कि कौन कौन एनपीएस में अकाउंट खुलवा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों शामिल हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसमें भारत का कोई भी नागरिक। खाता कैसे खुलवाएं? गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय अपने नोडल ऑफिस में आवेदन दे सकते हैं, जिसे डीडीओ कार्यालय के नाम से जाना जाता है। यह प्रायः वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को बनाया जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय अपनी कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट से संपर्क करके उनसे कह सकते हैं एनपीएस में खाता खुलवाने के लिए। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, कुछ बैंक्स एनपीएस अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं, वहां से फॉर्म लेकर के फिल करके सबमिट कर सकते हैं, अथवा ऑनलाइन भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। ई एनपीएस, एनएसडीएल
की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होता है। आधार OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे NPS में खाता कौन कौन खुलवा सकता है, कैसे खुलवा सकता है। अब बात करेंगे NPS खाते कितने प्रकार के होते हैं। NPS खाते 2 प्रकार के होते हैं। पहला Tier 1 अकाउंट और दूसरा Tier 2 अकाउंट। आइए समझते हैं Tier 1 अकाउंट क्या है। अगर आप NPS में खाता खुलवा रहे हैं तब आपके लिए Tier 1 अकाउंट में खाता खुलवाना अनिवार्य है। इसी अकाउंट में आपके पेंशन के लिए कॉर्पस यानी राशि इकट्ठा होती है और आपको सारे टैक्स बेनिफिट इसी अकाउंट पर मिलता है। आइए अब समझते हैं Tier 2 अकाउंट के बारे में। Tier 2 अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट की तरह कार्य करती है। इसमें पैसा कभी भी डाला और निकाला जा सकता है। Tier 2 अकाउंट के लिए एक्टिव Tier 1 अकाउंट होना आवश्यक है। इसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। खाता खुलवाने के बाद आपको एक प्राण किट मिलेगा जिसमें आपका प्राण कार्ड होगा। प्राण कार्ड पर आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर लिखा होगा। साथ ही आपको टिफिन मिलेगा। टिफिन के माध्यम से आप NPS की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही आपको एक मार्गदर्शिका मिलेगी जिसमें विस्तृत दिशा निर्देश। अब हम बात करेंगे अंशदान के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर अब तक की वीडियो से NPS को समझने में आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंशदान की। गवर्नमेंट सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के वेतन से मूल वेतन प्लस DA महंगाई भत्ता का 10% अंशदान एम्प्लॉयर द्वारा प्रति माह काट लिया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से उतना ही अंशदान मिलाता है और दोनों अंशदान को मिलाकर एम्प्लॉय के NPS अकाउंट में एम्प्लॉयर द्वारा प्रति माह जमा कर दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का अंशदान अब 10% से बढ़कर 14% हो गया है। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ऑनलाइन enps.nsdl.com पर विजिट करके अपना कंट्रीब्यूशन जमा कर सकते हैं। अब तक हमने जाना रिटायरमेंट प्लानिंग, NPS में खाता खोलने की प्रक्रिया से लेकर अंशदान जमा करने तक की प्रक्रिया। अब अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले वीडियो में हम जानेंगे NPS में जमा हमारे पैसे का क्या होता है। अगर आपने अब तक काम की बात चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे NPS के WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करें ज्वाइन NPS लिखकर।